बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मार्च 2022 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं और हम इस अटेम्प्ट को सॉल्व कर रहे हैं टैक्स ईयर 2023 के मुताबिक। दिस वीडियो इज़ अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस अटेम्प्ट। नाउ जो क्वेश्चन 3 है, अगेन इसके स्टार्ट में ही आपको एक सेंटेंस आप पढ़ेंगे विच सेज कि अज्यूम दैट टुडे इज़ 31 अगस्त 2022। रीज़न क्या है इसकी? रीज़न इसकी यही है कि चूँकि पेपर मार्च 2022 में हो रहा है और जो सवाल होगा उसमें ईयर एंड डेट अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो वो 30 जून है। तो इसका मतलब ये तो अटेम्प्ट जब आप दे रहे हो उसके बाद की डेट है। तो 31 अगस्त को एज्यूम करना है जिस वक्त आप रिटर्न फाइल कर रहे होंगे, तो एक फ्यूचर डेट आप एज्यूम करेंगे। जो सवाल में पर्सन है दैट इज़ एन इंडिविजुअल आकाश कुमार, और ये एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग रन कर रहे हैं। इस बिज़नेस का नाम प्रेम जी एंड कंपनी बताया हुआ है सवाल में। सो इट्स मेनली अ क्वेश्चन अबाउट इनकम फ्रॉम बिजनेस। 18 नंबर का ये सवाल है। 33 मिनट्स मैक्सिमम आपके पास हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सवाल जो आपसे रिक्वायर कर रहा है वो तीन चीज़ें हैं: टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और नेट टैक्स पेएबल और रिफंडेबल। जो मिनिमम टैक्स है अंडर सेक्शन 113, ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। द क्वेश्चन सेज इटसेल्फ। अच्छा जी, क्वेश्चन स्टार्ट होगा लॉस बिफोर टैक्स फॉर द ईयर, जो कि 87 मिलियन है। यहाँ से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और तरीक़ेकार वही है कि जो एक्सपेंसेस काबिल कबूल नहीं हैं टैक्स लॉ की नज़र में उसको ऐड बैक कर दिया जाए, और जो एक्सपेंसेस को टैक्स लॉ मानता है और अभी प्रॉफिट से माइनस नहीं हुए वे उनको माइनस कर लिया जाए। सो विल मेक आवर फर्स्ट वर्किंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, और ये लॉस मेंशन कर लेंगे आप 87 मिलियन का। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो कि सवाल में दी गई है दैट इज़ अबाउट अ पेनल्टी ऑफ ₹2 मिलियन फॉर लेट डिलीवरी ऑफ गुड्स टू अ कस्टमर। नाउ पेनल्टीज़ को कैसे डील किया जाता है ये पहले हमें ज़रा समझना होगा, और ये हम समझेंगे अपने नोट्स पे जाकर। और पेनल्टी के केस में लेट्स मूव टू इनकम फ्रॉम बिजनेस। यहाँ से आप स्किप द डेफिनेशन, डिसाइडिंग बिजनेस इनकम केस और डिडक्शंस नॉट अलाउड। डिडक्शंस नॉट अलाउड में जो पेनल्टी और फाइन है इट इज़ लिंक्ड विद वायलेशन ऑफ एनी लॉ। अगर वायलेशन ऑफ लॉ की वजह से आपको कोई पेनल्टी लग जाए तो वो डिडक्शन इज़ नॉट अलाउड एज एक्सपेंस। इसके अलावा कोई भी पेनल्टी हो तो वो बिल्कुल आप एक्सपेंस आउट कर सकते हैं। सो वापस आ जाएं क्वेश्चन पे, एंड द क्वेश्चन सेज वेरी क्लियरली कि ये एक कस्टमर को गुड्स डिलीवर करने में देर हुई है, कोई कानून नहीं तोड़ा आपने, एक बिज़नेस डील थी जो आपने बेसिकली ऑनर नहीं की। सो ये एक्सपेंस बिल्कुल आपको अलाउड होगा। सो इसकी कोई भी एडजस्टमेंट मुझे अपनी प्रॉफिट या लॉस की जो फिगर है उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज़ अबाउट कमीशन ऑफ ₹2.5 million which was paid to a distributor, Liaquat Bashir, on sale of PJC's product of ₹50 million. These products are covered in third schedule of Sales Tax Act, and name of Liaquat Bashir is not appearing in active taxpayer list. Now ये सारी की सारी जो एडजस्टमेंट है इसके लिए हमें पहले ये मालूम होना चाहिए ये कौन सा कानून है जिसको टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। सो इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही आप देखें कि जो कमीशन से मुतालिक डिडक्शन नॉट अलाउड में बात की गई है वो क्या है कि अमाउंट ऑफ कमीशन पेड और पेएबल इन एक्सेस ऑफ 0.2% ऑफ सेल्स। अगर आपने कोई कमीशन पे किया अपनी उन सेल्स पे जो कमीशन 0.2% ऑफ सेल्स से ज़्यादा हो, और वो उन आइटम्स की हो जो कि लिस्टेड इन थर्ड स्केड्यूल ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट है। सो आपने सेल किए थर्ड स्केड्यूल आइटम और उन सेल्स के ऊपर आपने कमीशन पे किया। वो कमीशन आपने किसी ऐसे पर्सन को पे कर दिया जो कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में उसका नाम नहीं है। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में उसका नाम होता है जिसने पिछले लेटेस्ट टैक्स ईयर की रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स फाइल की हुई हो। सो जिसने फाइल नहीं की हुई वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं अपीयर हो रहा होता। तो अगर ये अपीयर नहीं हो रहा तो फिर जो भी कमीशन आप इसको पे करेंगे वो सिर्फ 0.2% ऑफ सेल्स तक आपको एक्सपेंस के तौर पे अलाउड होगा, बाकी अलाउड नहीं होगा।
सो लेट्स मूव बैक टू क्वेश्चन और ज़रा देखते हैं कि कौन कौन से फिगर हमारे काम के हैं। सो हमारे पास सेल का फिगर दिया हुआ है 50 मिलियन, और इसको आपने कमीशन भी पे किया है 2.5 मिलियन। ठीक है जी। सो और जो जिसको कमीशन पे किया है उसको आपने कमीशन पे किया है जिस पर्सन को, वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में उसका नाम नहीं है। सो अब हम क्या करेंगे, पहले तो 2.5 मिलियन का जो कमीशन है वो एक्चुअल कमीशन तो आपको एक्सपेंस के तौर पे अलाउड नहीं होगा, बल्कि कितना अलाउड होगा, जो 2.5 मिलियन है उसमें से सिर्फ और सिर्फ वो अलाउड होगा जो 50 मिलियन का 0.2% बनता है। सो 0.2% अगर आप बनाएं तो वो 1 लाख रुपए बनते हैं, तो 1 लाख रुपए तक आपको एक्सपेंस अलाउड है। तो इसका मतलब 24 लाख रुपए का एक्सपेंस आपने गलत बुक किया है, तो वो मैं वापस ऐड बैक कर दूंगा, विच इज़ नॉट अलाउड। Next information is about freight charges of rupees 1.2 million which were paid in cash to a freight forwarding company in Karachi. Now पॉइंट ये है कि आपने कोई फ्रेट चार्जेस 12 लाख रुपए के हैं जो आपने कैश में अदा कर दिए हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा इनकम टैक्स लॉ क्या ये कैश पेमेंट अलाउ करता है या नहीं करता। सो इनकम टैक्स लॉ ये कहता है कि आप जो कैश में पेमेंट्स हैं उसमें अगर कोई पेमेंट 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है अंडर अ सिंगल हेड ऑफ अकाउंट, तो वो बैंकिंग चैनल से पे करें। लेकिन ये जो प्रोविजन ऑफ लॉ है ये एप्लीकेबल नहीं है किन चीज़ों पे, जिन चीज़ों पे एप्लीकेबल नहीं है उसमें फ्रेट चार्जेस भी शामिल है। तो फ्रेट चार्जेस पे ये जो 2.5 लाख से ज़्यादा की पेमेंट है और आपने लाजमी बैंकिंग चैनल से करनी है, ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होती। तो वापस आ जाता हूँ मैं अपने सवाल पे। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं नतीजा यहाँ से क्या निकाल रहा हूँ, मैं नतीजा ये निकाल रहा हूँ कि ये जो 12 लाख की पेमेंट है, ऑल्दो 2.5 लाख से ज़्यादा है, लेकिन चूंकि फ्रेट चार्जेस हैं तो इसलिए इसके ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, आप कैश में पे कर सकते थे। तो इसका मतलब आपने कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं की, और फ्रेट चार्जेस के लिए कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज़ अबाउट अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। ये तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। अकाउंटिंग के लॉज के मुताबिक डेप्रिसिएशन जो बनती है वो हमने सिंपली ऐड बैक कर देनी होती है, और हम टैक्स लॉज के मुताबिक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आउट सिर्फ कर सकते हैं। सो 40 मिलियन का मुस्तकबिल बहुत क्लियर है कि ये वापस जमा हो जाना चाहिए है, जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस है उसमें। कि जी, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट अदर इनकम। सो अगर आप इसका पहले हेडिंग नोट कर लें, ये इन्फॉर्मेशन अदर इनकम से मुतल्लिक है, जो कि आपके ज़ाहिर प्रॉफिट में, अकाउंटिंग के हिसाब से तो अदर इनकम्स प्रॉफिट में ऐड हुई भी होती हैं। सो अदर इनकम में आपने एक तो शामिल कर दिया इंश्योरेंस क्लेम। ये इंश्योरेंस क्लेम है 6 मिलियन का, और ये बराबर है किसके, इक्विवेलेंट टू अकाउंटिंग बुक वैल्यू received on 8 नवंबर 2021 in respect of vehicle which was completely destroyed by fire। सो आपका एक व्हीकल है जो आग लगने से बिल्कुल तबाह हो चुका है, और उसका आपको इंश्योरेंस मिल गया है 6 मिलियन का। जो 6 मिलियन का इंश्योरेंस मिला है वो इक्वल है जो अकाउंटिंग बुक वैल्यू है उसके। तो इसका मतलब अकाउंटिंग की दुनिया में कोई गेन या लॉस तो आपको हुआ नहीं, लेकिन आपने क्या काम किया हुआ है, आपने अदर इनकम में इंश्योरेंस क्लेम 6 मिलियन ऐड किया हुआ है। तो होना तो अकाउंटिंग में यही चाहिए था ना, अकाउंटिंग के हिसाब से तो कोई इम्पैक्ट नहीं बनता। लेकिन सवाल आपको ये बता रहा है कि अदर इनकम में आपने 6 मिलियन का इंश्योरेंस क्लेम ऐड कर दिया है। तो ज़ाहिर है ये 6 मिलियन का इंश्योरेंस क्लेम अकाउंटिंग में अदर इनकम के तौर पे ऐड नहीं होना चाहिए। सो हमें एक तो ये 6 मिलियन का जो इनकम है, जो हम अदर इनकम के तौर पे लिखा है हमने इसे, हमें इसको रिवर्स करना होगा। दूसरा क्या है, द कॉस्ट एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द व्हीकल बिफोर फायर इंसिडेंट वर 10 मिलियन एंड 8 मिलियन रिस्पेक्टिवली। दिस व्हीकल वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2019। नाउ अब इस हम हमें करना क्या है, एक तो करना ये है कि ये जो 6 मिलियन बताया गया है सवाल में, ये अदर इनकम में जाना बिल्कुल नहीं बनता था, बिल्कुल नाजायज़ आपने इनकम बनाई है। सो इसको तो रिवर्स कर देंगे हम। दूसरा ये करना ये है कि एक दफ़ा ज़रा नोट्स पे चले जाते हैं और कुछ चीज़ें हम पहले डिसाइड कर लेते हैं, फिर हम देखें कि इसको क्या करना है। सो बिज़नेस के हेड ऑफ़ इनकम में आप जाइए और इसमें ज़रा कंसिडरेशन वाला, डिस्पोजल एंड कंसिडरेशन वाला टॉपिक, इसको देखते हैं। और इसमें हमने बात ये की थी कि इफ़ एसेट इज़ लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड देन कंसिडरेशन शैल इंक्लूड कंपनसेशन और डैमेज रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम। सो
अगर आपका व्हीकल डिस्ट्रॉय हुआ है तो टैक्स लॉ के हिसाब से जो सेक्शन 75 में डिस्पोजल की डेफिनेशन दी गई है, डिस्पोजल की डेफिनेशन में लिखा हुआ है डिस्कार्डेड और सीज टू बी यूज्ड। ठीक है जी। सो अगर कोई एसेट डिस्कार्ड हो जाए या इस्तेमाल होने के काबिल ना रहे या डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट हो, ये सारी सिनेरियोज डिस्पोजल में कंसिडर होते हैं। तो इसका मतलब व्हीकल बेशक ज़ाया हो गया है, लेकिन टैक्स लॉ की नज़र में वो डिस्पोज ऑफ हो गया है। अगर डिस्पोजल हो तो फ़ौरन से क्या करना होता है, कंसिडरेशन में से माइनस करनी होती है उसकी रिटन डाउन वैल्यू जो टैक्स लॉज के हिसाब से है। सो अब जो कंसिडरेशन है वो तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन में लिखा है कि इंश्योरेंस क्लेम विल बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन। सो अब मैं कंसिडरेशन बना लूँगा। नाउ जो कंसिडरेशन है उसमें अगर आप एक और जो पॉइंट देखें वो क्या लिखा हुआ है, अमाउंट रिसीव्ड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन काइंड। इसको कंपेयर करना होता है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। इसमें से जो हायर हो वो कंसिडरेशन बनती है, यानी एसेट जब बिका उस वक्त की फेयर मार्केट वैल्यू को कंपेयर करना होता है जो भी अमाउंट्स आपको जो भी कंसिडरेशन आपको रिसीव हुई हैं, और जो हायर हो वो आपकी कंसिडरेशन बनती है। तो अब मैं वापस ज़रा सवाल पे जा रहा हूँ और कंसिडरेशन का फिगर फाइनल करता हूँ कि मैं जब टैक्स लॉज के मुताबिक गेन और लॉस निकालना चाहूँगा इस एसेट के डिस्पोजल पे, तो वो कंसिडरेशन कौन सी लूँगा? क्या वो 6 मिलियन की अमाउंट होगी, या फिर ये एक सेंटेंस लिखा है द कॉस्ट एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ व्हीकल बिफोर फायर। तो फेयर मार्केट वैल्यू भी बता रहा है ना, जो कि 8 मिलियन बता रहा है। लेकिन ये 8 मिलियन और 10 मिलियन ये कब है? द कॉस्ट एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ व्हीकल बिफोर फायर इंसिडेंट, यानी आग लगने से पहले उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 8 मिलियन थी और आपको 6 मिलियन मिले हैं। तो ये 8 मिलियन मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। मेरे लिए ये 6 मिलियन ही रेलिवेंट है, क्योंकि अगर तो उसने फेयर मार्केट वैल्यू दी होती मुझे फायर इंसिडेंट के बाद की, तो फिर मैं उसको 6 मिलियन से कंपेयर करता। ओके, सो अब ज़रा हम इसको सॉल्व करने की तरफ आ जाते हैं। सॉल्व करने की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले तो इंश्योरेंस जो 6 मिलियन अकाउंटिंग में आपने अदर इनकम बना ली, उसको रिवर्स कर दें। अकाउंटिंग का गेन और लॉस अगर कोई रिकॉर्ड हुआ है, जो कि बनता ही नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग बुक वैल्यू के बराबर ही आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला है, तो कोई गेन और लॉस है ही नहीं। अब हम आ जाते हैं टैक्स लॉस के हिसाब से, टैक्स का गेन और लॉस कितना बनता है व्हीकल के ऊपर। तो उसके लिए पहले कंसिडरेशन को फाइनल कर लेते हैं। एक्चुअल कंसिडरेशन 6 मिलियन जो कि इंश्योरेंस क्लेम है, और फेयर मार्केट वैल्यू बिफोर फायर इंसिडेंट जो कि 8 मिलियन है। अगर यहाँ पे बिफोर की जगह पे आफ्टर फायर इंसिडेंट होता तो बिल्कुल मैं 8 मिलियन ले लेता, लेकिन ये बिफोर फायर इंसिडेंट है, इसलिए ये वैल्यू मेरे लिए रेलिवेंट नहीं। मैं कंसिडरेशन 6 मिलियन को ही तस्वर करूँगा। अब इसमें से इसी व्हीकल की रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस करनी है। रिटर्न डाउन वैल्यू टैक्स लॉज के हिसाब से, अगर आप एक दफ़ा सवाल को देखें, टैक्स लॉज के हिसाब से आपको रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं दी हुई उसने, बल्कि क्या दिया हुआ है, उसने कॉस्ट बताई हुई है, द कॉस्ट एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ व्हीकल बिफोर फायर इंसिडेंट, और व्हीकल की डेट ऑफ परचेज बता दी है। इसका मतलब ये है कि मुझे रिटर्न डाउन वैल्यू टैक्स लॉज के हिसाब से वर्कआउट करनी पड़ेगी। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले कॉस्ट का फिगर लेता हूँ 10 मिलियन, जो कि मुझे गिवन है सवाल में। और इसके ऊपर पहले तो ये अजम्पशन लेना पड़ेगा एलिजिबल टैक्सेबल एसेट है या नहीं। सो वील अज्यूम कि इट्स नॉट एन एलिजिबल टैक्सेबल एसेट, सो इनिशियल अलाउंस नहीं होगा। नॉर्मल डेप्रिसिएशन 15% से बनाएंगे आप पहले साल की, और दूसरे साल की नॉर्मल डेप्रिसिएशन आप बनाएंगे 15% के हिसाब से ही। 10 मिलियन में से 1.5 मिलियन माइनस करने के बाद फिर 15% लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। जो थर्ड ईयर है, यानी कि जिसमें ये एसेट एक्चुअली डिस्पोज हुआ, यानी ज़ाया हो गया, आग लग गई, तो ईयर ऑफ डिस्पोजल में हमने कोई डेप्रिसिएशन नहीं लेनी होती। तो इसलिए बस 2 साल की ही डेप्रिसिएशन होगी और हम इसकी रिटर्न ऑन वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। नाउ रिटर्न ऑन वैल्यू कंसिडरेशन में से जब आप माइनस करेंगे तो विल गेट अ लॉस ऑफ 12,25,000। सो दिस इज़ एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द टैक्स लॉ। सो ये लॉस हमें बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि टैक्स लॉ के हिसाब से यही इसका मुस्तकबिल बनता है। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज़ अबाउट बैड डेट्स रिकवर्ड। अमाउंट्स रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम टू डेटर्स, शमीम एंड फ़हीम। सो दो आपके डेटर्स हैं जिनसे आपको कुछ अमाउंट रिकवर हो रही है। पहले बैड डेट्स रिकवरी का जो टैक्स लॉ ने हमें तरीक़ेकार बताया, उसकी तरफ उसको ज़रा एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। सो टैक्स लॉ सेज, सो आई एम गोइंग टू माय रेलेवेंट डेफिनेशन,
सेक्शन 29 इज़ अबाउट बैड डेट्स एंड इट सेज कि अगर आपको कोई सब्सिक्वेंट रिकवरी हो जाए बैड डेट्स की जो कि आप राइट ऑफ कर चुके हैं, तो ऐसी सूरत में जो भी अमाउंट ऑफ डेट है, जितना आपका डेट था टोटल, उसमें से माइनस कर दें वो अमाउंट जो आपको प्रीवियसली अलाउ हुई थी एज डिडक्शन। 1 लाख रुपए के आपके डेटर्स थे, लेकिन आपको जो टैक्स अथॉरिटीज़ ने अलाउ किया वो 80,000 एक्सपेंस अलाउ किया पिछले किसी सालों में, तो 20,000 उन्होंने डिस अलाउ कर दिया। सो आपको वो अमाउंट फाइंड आउट करनी है जो डिस अलाउड हो गई थी एज बैड डेट्स, उन्होंने माना ही नहीं एक्सपेंस टैक्स अथॉरिटीज़ ने। अब जब आपको जो सब्सिक्वेंट रिकवरी होगी, सब्सिक्वेंट रिकवरी, इसमें से वो जो अमाउंट प्रीवियसली नॉट अलाउड थी वो आपको माइनस कर देनी है, प्रीवियसली नॉट अलाउड अमाउंट को माइनस कर देना है। अगर आंसर प्लस आए तो इनकम बन जाएगा टैक्स लॉ के हिसाब से, और अगर आंसर माइनस में आए तो एक्सपेंस बन जाएगा। सो दिस इज़ द होल स्टोरी। अब हम ज़रा अपने सवाल के डाटा पे गौर कर लेते हैं कि क्या क्या हमें बताया हुआ है। सो हमें बताया हुआ ये है कि बैड डेट्स क्लेम्ड इन लास्ट टैक्स रिटर्न 19.2 और 28.2, बैड डेट्स अलाउड बाय टैक्स अथॉरिटीज़ 13.2 एंड 14.8। तो इसका मतलब इन दोनों फिगर्स में जो डिफरेंस है 19.2 और 13.2 में, ये डिस अलाउ हो गया मुझे, नॉट अलाउड, और अमाउंट रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर वो 16.8 है। इसी तरह 10.6 है यहाँ पे। सो 16.8 में से मैं इन ऊपर की दो फिगर्स का जो डिफरेंस है वो माइनस कर दूंगा। इसी तरह 10.6 में से ऊपर की दो फिगर्स का डिफरेंस माइनस कर दूंगा। जब सब्सिक्वेंट रिकवरी होती है तो अकाउंटिंग ये कहती है कि आप जो सब्सिक्वेंट रिकवरी वो सारी की सारी इनकम बुक करते हैं आप, ये अकाउंटिंग के कवानीन के मुताबिक है। सो मुझे सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए कि अकाउंटिंग के कानून के मुताबिक बैड डेट्स रिकवर जो हुए 27.4 मिलियन, कहाँ से बनाई मैंने 27.4 मिलियन का फिगर? मैंने जितनी बैड डेट्स रिकवरी हुई थी, कितनी रिकवरी है, 16.8 और 10.6। सो ये जो मुझे रिकवर हुआ, इन दोनों फिगर्स को जमा करें और ये तो मैं निकालूँ सबसे पहले अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट में से, क्योंकि ये टैक्स लॉ नहीं कहता। टैक्स लॉ ये कहता है कि आप करें ये कि जो फॉर एग्जांपल पहले डेटर का केस हम लेते हैं, शमीम के केस में सब्सिक्वेंट रिकवरी 16.8 है, इसमें से माइनस करें 6 मिलियन। 6 मिलियन कैसे में निकाला हमने कि एक्चुअल जो बैड डेट्स थे वो 19.2 थे, लेकिन आपको अलाउ सिर्फ 13.2 हुए थे, तो 6 मिलियन डिस अलाउड या नॉट अलाउड अमाउंट थी। 16.8 में से इसको माइनस कर देंगे तो बाकी जो आपको बचेगा दैट इज़ 10.8। इसी तरह फ़हीम के केस में सब्सिक्वेंट रिकवरी इज़ 10.6, और आप 28.8 में से माइनस करेंगे जो प्रीवियसली आपको जो नॉट अलाउड था, जो कि कितना बना था 14 मिलियन, 28.8 में से 14.8 माइनस किया, और सब्सिक्वेंट रिकवरी में से 14 मिलियन का माइनस करेंगे तो यू विल गेट टू द फिगर ऑफ 3.4 मिलियन। सो इट्स अ नेगेटिव फिगर, ये एक्सपेंस बन जाएगा, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट अमाउंट जो कि अगेन इसी हेडिंग 3 के नीचे आ रही है, पैराग्राफ 3 के नीचे आ रही है, दैट इज़ यानी कि आपकी अदर इनकम में शामिल है, रेंट ऑफ 21.6 मिलियन। नाउ रेंट इज़ अगेन टैक्स लॉ तो इसको बिल्कुल बिजनेस इनकम नहीं कहता है। अभी रेंट है किस चीज़ का? ऑन 1 जुलाई 2021 आकाश लीज्ड वन ऑफ इट्स फैक्ट्री बिल्डिंग्स अलॉन्ग विद प्लांट टू कामरान एट अ मंथली रेंट ऑफ 1.8 मिलियन। सो बिल्डिंग को रेंट आउट करना अलॉन्ग विद प्लांट, ये इसका रेंट मिल रहा है इसको, इसका रेंट बताया हुआ है। इसी तरह बिल्डिंग की परचेज़ प्राइस बताई हुई है, और जो प्लांट है उसके बारे में ख़ास तौर पे एक चीज़ ये नोट कर लें कि सेकंड हैंड लोकली परचेज प्लांट है जो इसने उसमें लगा हुआ है, और इसकी भी कॉस्ट और डेट ऑफ परचेज बताई हुई है। ड्यूरिंग द ईयर आकाश इनकर्ड 3.2 मिलियन ऑन रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। सो कुछ रिपेयर का एक्सपेंस भी हुआ है जो कि बिल्डिंग पे। ओके, सो हम ज़रा एक दफ़ा नोट्स पे रिवाइज़ करेंगे कि ये सारा मामला टैक्स लॉ में कहाँ पे एड्रेस हुआ हुआ है। सो टैक्स लॉ में इफ़ यू सिंपली गो टू द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड व्हाट इज़ इट, इसमें इनकम में चले जाएं तो इट सेज़ कि इनकम फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। सो अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी के साथ बिल्डिंग को लीज़ किया है तो फिर ये हेड ऑफ इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। सो वन थिंग इज़ क्लियर हेयर। दूसरी चीज़ ये कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको क्या कोई डिडक्शंस अलाउड हैं? यस, एक्सपेंडिचर पेड टू डिराइव इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बिल्कुल आपको अलाउड होंगे एज एक्सपेंस।
साथ ही में आपको डेप्रिसिएशन भी अलाउड होगी, और ये डेप्रिसिएशन उस बिल्डिंग पे हो सकती है या उस प्लांट एंड मशीनरी पे हो सकती है जो आपने लीज आउट किया है। इसी बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी पे अगर कोई इनिशियल अलाउंस बनता है तो वो भी आपको अलाउड होगा एज एक्सपेंस। सो मामला क्लियर हो गया जी। हम वापस आ जाते हैं अपने सवाल की तरफ, और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं विद द लाइटनिंग स्पीड। सबसे पहला काम तो ये करें, जो अदर इनकम में रेंट घुसाया हुआ है आपने 21.6 मिलियन का, उसको रिवर्स करें, क्योंकि ये बिजनेस इनकम में तो रहेगा ही नहीं ये जो भी आमदन है। सो रेंट को आप यहाँ से निकाल दें, और इसको एक्चुअली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाना चाहिए, तो इसलिए हम फ़ौरन से एक अदर सोर्सेज का वर्किंग बनाएंगे और उसमें रेंट लिखेंगे 21.6 मिलियन। अब इसके अंदर कुछ एक्सपेंसेस भी हैं, वो एक्सपेंसेस हम माइनस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, जो कि हमें वर्कआउट करना पड़ेगा उसकी डेट ऑफ परचेज से। सो 85 मिलियन कॉस्ट आपको बताई गई है, डेप्रिसिएशन बनाते जाएं। 10% इज़ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर बिल्डिंग। सो ये हमने इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट नहीं करना होता बिल्डिंग पे, क्योंकि इनिशियल अलाउंस सिर्फ एलिजिबल डेप्सिबल एसेट्स पे होता है। और अगर आप एक दफ़ा ज़रा दोबारा से नोट्स पे जाने की जसारत कर लेते हैं, वो हम बिज़नेस के ही हेड ऑफ़ इनकम में जाएंगे और वहाँ पे जाकर देख लेंगे कि हमारे पास एलिजिबल डेप्सिबल एसेट की डेफिनेशन क्या है। सो एसेट्स में एलिजिबल डेप्सिबल एसेट की अगर आप डेफिनेशन देखें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो इस एलिजिबल डेप्सिबल एसेट विच इज़ नॉट, यानी कि एक्सक्लूजन्स में शामिल है। इमूवेबल प्रॉपर्टी इज़ नॉट एन एलिजिबल डेप्सिबल एसेट। इसी तरह प्लांट एंड मशीनरी प्रीवियसली यूज्ड इन पाकिस्तान, यानी कि सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, ये भी एलिजिबल डेप्सिबल एसेट नहीं होता। तो इसका मतलब ये दोनों एसेट्स जो हैं इनके ऊपर इनिशियल अलाउंस नहीं बनेगा। डेप्रिसिएशन के रेट्स आपको गिवन होते हैं लास्ट पेज ऑफ योर क्वेश्चन पेपर पे, तो वहाँ से आप वर्कआउट कर लेंगे। सो ये हमारे पास आ गई जी डेप्रिसिएशन तीनों सालों की। पहला ईयर ऑफ एक्विजिशन में फुल ईयर, और सेकंड और थर्ड ईयर, इसी तरह से आप डेप्रिसिएशन आई एम एज्यूमिंग कि आप ये कैलकुलेशन बना सकते हैं। इसी तरह जो प्लांट एंड मशीनरी है उसकी कॉस्ट हमें मालूम है। एलिजिबल डेप्सिबल एसेट ये नहीं है, इसलिए इस तरफ डेप्रिसिएशन ही वर्कआउट करेंगे। साथ में रिपेयर एक्सपेंस 32 लाख रुपए का जो कि बताया गया था इसी पैराग्राफ के अंदर, लास्ट लाइन जो दी थी ना। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आपने जो अवॉइड करना है वो ये कि बिल्डिंग के केस में रिपेयर अलाउंस अलाउड होता है, लेकिन वो सिर्फ प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में है। अभी आप हेड ऑफ इनकम प्रॉपर्टी के में नहीं हैं बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है, इसलिए 1/5 ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स वाले कन्फ्यूजन में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट सम अनपेड लाइबिलिटीज़। ये अनपेड लाइबिलिटीज़ देखें जी क्या है। पीजेसी पीजेसीज लाइबिलिटीज़ इंक्लूड 14 मिलियन एंड 17 मिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज मेड ऑन 18 मार्च and 1st August 2018 respectively. These purchases were allowed as admissible deduction when computing income from business in their relevant tax year. Now मैं अब ज़रा पहले प्रोविजन ऑफ लॉ डिस्कस कर लेता हूँ कि वो क्या है जिसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर। सो विल गो टू बेसिस ऑफ टैक्सेशन, और यहाँ पे हमने एक बात ये की थी दैट वाज अबाउट अनपेड लाइबिलिटीज़। अनपेड लाइबिलिटीज़ में हमने ये पढ़ा था कि इफ़ डिडक्शन अलाउड इन अ टैक्स ईयर फॉर एन एक्सपेंस which is neither paid in same tax year nor paid in 3 subsequent tax years, then it will be included in taxable income 4th tax year. ठीक है जी। सो ये अनपेड लाइबिलिटी से मुतालिक एक प्रोविजन है, और व्हाट इट सेज कि अगर आपकी कोई लाइबिलिटी थी जो कि एक्सपेंस के तौर पे मान ली टैक्स लॉ ने, सो आई जस्ट राइट इट डाउन हियर, देन वी विल सॉल्व इट। सो अगर आपकी कोई लाइबिलिटी लेट्स से फर्स्ट ईयर में थी, उसको एक्सपेंस मान लिया टैक्स लॉ ने, और आपने उसको अपने 3, यानी कि टैक्स ईयर 1 में वो एक्सपेंस हुई, 2, 3 और 4, 3 सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर में आपने उसको पे ही नहीं किया, तो जो फोर्थ सब्सिक्वेंट ईयर होगा यानी कि टैक्स ईयर 5, उसमें वो क्या बन जाएगा, इनकम। नाउ अब हम जिस टैक्स जो सवाल है ये वो है टैक्स ईयर 2022 का। सो इसका मतलब 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022,
30 जून 2022 की डेट पर वो आपको कुछ अनपेड लाइबिलिटीज़ बता रहा है। वो जो अनपेड लाइबिलिटीज़ हैं, देखना ये है कि ये पैदा कब हुई थी। 14 मिलियन की लाइबिलिटी पैदा हुई थी 18 मार्च 2018 को, और 17 मिलियन पैदा हुई थी 1 अगस्त 2018 को। सो मार्च 2018 और अगस्त 2018, ये टैक्स ईयर कौन सा बनता है, ये किस टैक्स ईयर में फॉल करेगा, टैक्स ईयर 2018 में। और ये एक्सपेंस किस टैक्स ईयर में फॉल करेगा, टैक्स ईयर 2019 में। क्योंकि जून पे ईयर एंड कंप्लीट हो रहा है ना, तो 30 जून 2018 पे ये साल ख़त्म होगा, तो ये 2018 का एक्सपेंस है और ये 2019 का एक्सपेंस है। 2018 का एक्सपेंस कब पे हो जाना चाहिए था, 2019, 20, 21, इन 3 सालों में से किसी साल में पे नहीं हुआ, और टैक्स ईयर 2022 में वो आपको कह रहा है कि अभी तक पे नहीं हुआ। और 2019 का एक्सपेंस कब तक पे होना चाहिए, 2020, 21 और 22। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अगस्त 2018 वाली लाइबिलिटी है, इसका भी तीसरा साल चल रहा है, टैक्स ईयर 2022। और जो मार्च 2018 वाली लाइबिलिटी है, उसका ये चौथा सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर है, और आपने इसको पे ऑफ नहीं किया। तो इसका मतलब 14 मिलियन वाला जो एक्सपेंस है, उसको रिवर्स करना पड़ेगा, इनकम में शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये फोर्थ सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर है और आपने अभी तक पे नहीं किया। थर्ड सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर के बाद अगर आप पे नहीं करते तो फोर्थ सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर में वो इनकम बन जाता है। सो हमने सिंपली क्या करना है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में एक अनपेड लाइबिलिटी 14 मिलियन की वापस जमा कर देनी है। 17 मिलियन अभी हम ऐड नहीं कर रहे क्योंकि उसका तो अभी ये तीसरा साल है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज़ अबाउट during the year, outstanding financial charges of 2.8 million were waived by the bank on rescheduling the loan. These charges were claimed as admissible reduction in the tax year 2020। एक आपका एक्सपेंस बना फाइनेंशियल चार्जेस का 2.8 मिलियन का, जो कि बैंक ने लोन को रीशेड्यूल करते हुए वेव यानी कि माफ़ कर दिया। सो अगर बैंक ने कोई लाइबिलिटी आपकी माफ़ कर दी है जो कि आप एक्सपेंस बना चुके थे, तो उसको इनकम बनाना है आपने। वो इनकम क्यों बनाना है भाई, किस खुशी में बनाना है? एक तो यहीं पे देखें, एक चीज़ लिखी हुई है, वैल्यू ऑफ बेनिफिट फ्रॉम ट्रेडिंग लाइबिलिटी फॉर विच डिडक्शन वाज अलाउड विल बी बिजनेस इनकम। अगर आपकी कोई लाइबिलिटी है जिसका एक्सपेंस बन चुका था, और फिर उस लाइबिलिटी पे आपको कोई बेनिफिट मिल जाता है, तो फिर वो बिजनेस इनकम होगा आपका। दूसरी चीज़ ये कि टैक्स लॉ में, ऑल्दो ये क्वेश्चन इतना डिटेल में नहीं बता रहा, लेकिन टैक्स लॉ में अगर आप बिजनेस इनकम की डेफिनेशन पढ़ेंगे, so you just go to the business income definition. It says कि fair market value of benefit of any purchaser from any past, present or prospective business relationship. The benefit includes debt or profit on debt waived off under SBP Policy Department Circular 29 of 2002। तो ये जब हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था, तो हमने डिटेल में बात की थी कि अगर कोई बैंक स्टेट बैंक के सर्कुलर के मुताबिक लोन वेव या उसके ऊपर सूद को वेव ऑफ करेगा, माफ़ करेगा, तो फिर वो जो सूद या लोन जो माफ़ किया गया है, वो आपकी बिजनेस इनकम कहलाएगा। ऑल्दो ये सवाल कुछ थोड़ा डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो ये कह रहा है कि लोन की रीशेड्यूलिंग पे वेव ऑफ किया है, तो एग्जैक्टली ये प्रोविजन तो अप्लाई नहीं होती। सो लेट्स जो दूसरी प्रोविजन थी ट्रेडिंग लाइबिलिटी के बेनिफिट वाली, वो अप्लाई होती है। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि जो मेरा लोन मुझे माफ़ कर दिया गया है, उसको मुझे क्या करना चाहिए, अपनी इनकम बना लेना चाहिए। ये मेरी बिज़नेस की इनकम में शामिल है या नहीं ऑलरेडी, ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ सवाल में, क्योंकि जो चीज़ें इनकम में शामिल थी वो लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड और अदर इनकम इंक्लूड्स। ठीक है। सो ये बस एक इन्फॉर्मेशन है। सो हम इसको क्या करेंगे, 2.8 मिलियन को जो कि माफ़ कर दिए गए, उसको इनकम बना लेंगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ टैक्स डेप्रिसिएशन। टैक्स डेप्रिसिएशन तो टैक्स लॉ का बिल्कुल एक जायज़ एक्सपेंस है, और ये इसने बताया 48 मिलियन है टैक्स डेप्रिसिएशन। लेकिन ये ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट्स है अदर देन फैक्ट्री बिल्डिंग एंड प्लांट। तो फैक्ट्री बिल्डिंग एंड प्लांट जो कि लीज्ड आउट हुई थी कामरान को, ये बात हो रही है इस एडजस्टमेंट की जो ऊपर अभी हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसको किया है। तो उसके अलावा है तो ठीक है, अच्छी बात है। उसके अलावा है तो सीधी बिजनेस इनकम के, बिजनेस के ही हेड ऑफ इनकम में एक्सपेंस आउट हो जाएगी।
ओके जी, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज अबाउट some income from derivatives. And what is this income from derivatives? On 15 अगस्त 2021, Akash entered into a derivative contract for purchase of gold. The contract was to be expired on 15 नवंबर 2021. Akash sold the contract before settlement date and earned a net gain of 2.3 million. Now, इसके लिए आपने साथ ही पढ़ लेना है द डेफिनेशन ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस में क्या बेसिकली बताया हुआ है? सो इसमें बताया हुआ ये है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और परचेज सेटल हो जाए अदर देन बाय एक्चुअल डिलीवरी, तो फिर वो स्पेकुलेशन बिजनेस कहलाता है। और स्पेकुलेशन बिजनेस का जो टैक्सेशन है वो कैसे होता है कि इट शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट बिजनेस फ्रॉम एनी अदर बिजनेस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। कि बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में ही इसको लिखेंगे लेकिन एज अ सेपरेट बिजनेस। तो ठीक है, हम यही करते हैं, हम इसको अलहदा से शो कर लेते हैं। व्हाट आई एम गोना डू इज़, मैं इसको जो मेरा स्पेकुलेशन बिजनेस है इसको मेंशन कर लेता हूँ, लेकिन बिजनेस के ही हेड ऑफ इनकम में एक सेपरेट बिजनेस के तौर पे 23 मिलियन। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज़ अबाउट सम कैपिटल गेंस। सो ये कैपिटल गेंस क्या दिए हुए हैं जी, इसको ज़रा एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, ज़रूरी है कि पढ़ के फैसला किया जाए कि ये क्या है। सो इट सेज कि आपने कैपिटल गेन अर्न किया है एक 20 मिलियन का ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और इसकी डेट ऑफ परचेज दी गई है। इसी तरह 3.6 मिलियन ऑन सेल ऑफ शेयर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। सो दो कैपिटल गेंस हैं, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का और एक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स का। तो ज़रा एक दफ़ा नोट्स का चक्कर लगा लेते हैं, कैपिटल गेंस में क्या बात समझ आई थी हमें। तो हमें समझ ये आया था कि कैपिटल गेंस जो हम अर्न करते हैं उसमें जो इन इमूवेबल से जो कैपिटल गेंस हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से, उसके लिए सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होगा और उसके रेट्स आपको एग्ज़ाम में गिवन होंगे कि जो भी वो प्रॉपर्टी है, यानी ये अब इस टैक्स ईयर में हुआ है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में ओपन प्लॉट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और फ्लैट्स, इनके लिए कैपिटल गेंस पे अलहदा टैक्स रेट्स के टेबल्स दिए गए हैं। तो जिस साल का ये सवाल है उसमें ऐसे अलहदा से बाइफरकेशन नहीं थी। अभी तो आपको बताया होगा सवाल में कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, प्लॉट है, फ्लैट है या वटेवर, और साथ में उसका होल्डिंग पीरियड देखना होता है। फिर आप यहाँ से रेट फाइंड आउट कर लेते हैं। जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं वो तो सिंपल, क्योंकि सिक्योरिटी की डेफिनेशन में नहीं आते, तो इसलिए दैट विल बी सिंपली अ कैपिटल गेन अंडर नॉर्मल टैक्स regime। ओके, सो अब आप इसको इजीली बता सकते हो कि क्या करोगे। आप एक हेड ऑफ इनकम कैपिटल गेंस का बनाएं। इमूवेबल का हमने यहाँ पे एजम्पशन खुद से ले लिया है कि ये प्लॉट होगा ताकि रेट हम फाइंड आउट कर सकें। इट विल बी सेपरेट ब्लॉक और नॉर्मल टैक्स regime में 3.6 मिलियन। जो अगला इन्फॉर्मेशन है बड़ा ख़तरनाक, वो क्या है? वो ये है कि ड्यूरिंग द ईयर आकाश रिसीव्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम AOP ऑफ रुपीज़ 70 मिलियन। ये एक AOP का पार्टनर भी है मिस्टर आकाश, वहाँ से कुछ प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है 70 मिलियन का। तो आप उसे क्या करेंगे? 70 मिलियन का जो शेयर आपको मिल रहा है वो ज़ाहिर रेट पर्पसेस के लिए इनकम में ऐड करेंगे। सो ये मामला बाद का है जब हम एक दफ़ा इनकम को फाइनल कर लें। सो लेट्स मेक अ ब्यूटीफुल सोल्यूशन फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। सो आप अपना मेन आंसर फॉर्मेट सबसे पहले बना लें। इसमें आप नॉर्मल टैक्स regime और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है इस सवाल में, वो आप दो कॉलम्स मेंशन कर लें। सबसे पहली वर्किंग आपकी है बिज़नेस की, और बिज़नेस में आप तमाम डाटा क्वेश्चन का फीड इन कर चुके हैं। लेट्स मेक इट्स टोटल एंड इट इज़ अ लॉस 124,625,000। सो ये जो लॉस है, साथ में स्पेकुलेशन बिजनेस में कुछ इनकम है, तो अब फैसला ये करना पड़ेगा कि क्या इन दोनों को नेट ऑफ किया जाए, सेट ऑफ अलाउड है या नहीं। तो ये फैसला कैसे होगा, खुद ही कर लेंगे या टैक्स लॉ को देख कर करेंगे? तो बेहतर ये है आपके हक में कि टैक्स लॉ को देख कर करें। सो अगर मेरे पास लॉस हो बिजनेस से, और बिजनेस है मेरा नॉन स्पेकुलेशन जिससे लॉस आ रहा है, तो क्या मैं इसको स्पेकुलेशन बिजनेस के अगेंस्ट
अगर बिजनेस स्पेकुलेशन में इनकम है, ये इनकम वाली साइड होती है ऊपर, और ये लॉस वाली साइड, हमने ये डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सो ये एडजस्टमेंट बिल्कुल अलाउड है। तो इसका मतलब अगर मेरा बिजनेस इनकम से नॉन स्पेकुलेशन से लॉस है, तो और स्पेकुलेशन बिजनेस में प्रॉफिट है, तो मैं बिल्कुल ये सेट ऑफ कर सकता हूँ। ओके, बेहतरीन हो गया। तो इसका मतलब हम इन दोनों को आपस में नेट ऑफ कर सकते हैं। सो विल मेक दिस ऑन आवर फॉर्मेट, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस मेंशन करें, स्पेकुलेशन बिजनेस का गेन या प्रॉफिट, और फिर इसको नेट ऑफ कर दें, तो ये आपके बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में अमाउंट आ गई। अगला जो आपका हेड ऑफ इनकम है दैट इज़ कैपिटल गेंस। तो इसमें दो अमाउंट्स हैं, एक नॉर्मल टैक्स रिजीम की और एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम की। इसको भी अपने इस फॉर्मेट पे कॉपी कर लेते हैं। इसी तरह तीसरी जो इनकम है आपकी दैट इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो कि 6.4 मिलियन की है, इसको भी आप मेंशन कर लें। अब अगला क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो लॉस आया हुआ है ऊपर, नीचे के दो हेड्स ऑफ इनकम क्या इसको एब्जॉर्ब करने की इजाज़त रखते हैं? अगेन इसी में देख लेते हैं कि अगर मेरे पास नोट्स में देख लेते हैं कि अगर मेरे पास नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है और मेरे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आमदनी है, तो यस बिल्कुल मैं इसको कर सकता हूँ एडजस्ट। और अगर मेरे पास कैपिटल गेन्स जो कि नॉर्मल टैक्स रिजीम के हों, तो उसके अगेंस्ट मैं कर सकता हूँ, यस बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये तो लॉस के बड़े हमें वारे न्यारे हो गए हमारे। इसका मतलब ये दोनों जो कैपिटल गेन्स, लेट मी जस्ट टेक यू बैक टू द सॉल्यूशन। तो इसका मतलब जो ये दोनों हैं कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, इसके अगेंस्ट ये लॉस एडजस्ट हो सकता है। तो अगर ये एडजस्टमेंट हो सकती है तो वी आर हैविंग अ टैक्सेबल लॉस, टैक्सेबल इनकम इज़ नेगेटिव, इट इसका मतलब लॉस है हमारे पास 91.61 मिलियन का। और अगर लॉस आ गया तो इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि अब वो रेट पर्पसेस के लिए जो एओपी का शेयर ऐड करना था वो उसकी अब ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो लॉस है ऑलरेडी। सो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम जो कि 20 मिलियन का है, उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स आपको एग्ज़ाम में गिवन होगा, वो अप्लाई करें एंड यू विल गेट टू द टैक्स इम्पोज्ड फिगर। सो योर क्वेश्चन इज़ डन एंड आई होप इट इज़ एवरी एस्पेक्ट इज़ क्लियर टू यू नाउ। सो यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल होगा तो फिर हम वो कमेंट्स में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।